जबलपुर के संजीवनी नगर थाना अंतर्गत फूलसागर में एक परिवार घर के सामने दुकान से बेची जा रही अवैध शराब के कारण इतना परेशान हो गए कि पीड़ित परिवार ने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से बनाए हुए मकान को बेचने के लिए घर के सामने बैनर लगा दिया और उसमें लिख दिया कि वहां मकान बेचना चाहते हैं, क्योंकि सामने अवैध शराब बेची जाती है और दिन भर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। जहां पीड़ित परिवार इतना परेशान हो गया है कि एक बार उसने कार्यवाही किए जाने की गुहार लेकर बुधवार सुबह 10 बजे संजीवनी नगर थाने पहुंचकर उसके घर के सामने गुलाब जैन के द्वारा किराना दुकान की आड़ में बेची जा रही कच्ची शराब को लेकर कार्यवाही की मांग की। जहां पीड़ित विष्णु पटेल ने बताया कि विगत 5 वर्षों से गुलाब जैन किराने की दुकान से अवैध कच्ची शराब बेचने का काम कर रहा है। पुलिस ने पूर्व में कार्यवाही कर उसे जेल भेजा, लेकिन वापस आने के उसने फिर शराब बेचना शुरू कर दिया। वहीं गुलाब जैन असामाजिक तत्वों को भड़काकर उनसे विवाद करवाता है। पीड़ित ने बताया कि उनका घर बिल्कुल सामने है, घर में माँ बहनें रहती है, वहीं सुबह से रात तक शराबियों का दुकान में जमावड़ा लगा रहता है। वहीं असामाजिक तत्व गाली गलौज करते हैं, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जहां पीड़ित परिवार ने थाना प्रभारी से गुलाब जैन के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की है। मैं शिकायत लेके आया हूँ। मैं फूलसागर निवासी गढ़ा दुर्गा मंदिर राजुल सिटी रोड में मेरा निवास स्थान है और मेरे घर के सामने से निरंतर करीब 4 से 5 वर्षों से कच्ची शराब का व्यापार गुलाब जैन द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेके मैं बहुत और मेरे पारिवारिक बड़े पिताजी, बड़ी माताजी और मेरी भतीजी लोग बहुत परेशान हैं। और इसमें 1-2 बार इसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है और इसको जेल भी भेजा गया है, लेकिन उसके बाद भी ये अपना जो व्यापार है उसको बंद नहीं करता। मतलब कुल मिला के ये है कि ये समाज के प्रति असामाजिक तत्वों को और असामाजिक लोगों को जोड़ता है और हम लोगों के प्रति उस्काता है कि इनकी वजह से जो है हम दारू नहीं बेच पा रहे हैं, तो हम लोगों से लड़ाई झगड़ा कराता है। एक बार हमसे भी इसने विवादित स्थिति पैदा की थी, जिसका केस अभी न्यायालय में चल रहा है। आज कहाँ शिकायत लेकर आए? आज मैं संजीवनी नगर थाना आया हूँ। थाना प्रभारी महोदय से मेरा निवेदन है कि इस शराब का जो व्यापार जो धड़कल्ले से जो चला रहा है और समाज के प्रति जो गंदगी फैला रहा है और नशे का व्यापार और नए लड़कों को नशे में लिप्त कर रहा है, इसको बंद कराया जाए ताकि हमारा समाज, हमारा मोहल्ला सुरक्षित रहे। जो आए दिन असामाजिक तत्व मोहल्ले में घूमते रहते हैं, उससे हमारा मोहल्ला सुरक्षित रहे। मेरा नाम विष्णु प्रसाद पटेल, फूल शिकायत लेके आए। हम थाने आए, संजीवनी नगर थाने। हमारे घर के सामने गुलाब जैन दारू बेचता है। हम लोग 5 साल से परेशान हैं। आए दिन बाद विवाद होता है हम लोग का। बच्चे कितने बार शिकायत कर चुके हैं? 4-5 बार शिकायत यहाँ करी। 2 बार वो जेल में 2 बार वो जेल भी गया, नहीं मानता दारू बेचना। और हमारे घर में बच्ची हैं, वो पढ़ती लिखती हैं, उनका डिस्टर्ब होता है। कहाँ पर बेचते हैं ये शराब? जैन मंदिर के, राजुल सिटी जैन मंदिर के अपने दुर्गा मंदिर के सामने। कौन है ये? गुलाब जैन। आज कहाँ आए शिकायत देने? संजीव नगर थाने। क्या चाहते हो आप? हम चाहते उसकी दारू बंद हो जाए। आपका नाम? हमारा नाम लालूभाई पटेल। आज जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का निरीक्षण लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के साथ जबलपुर से भाजपा विधायकों के साथ निरीक्षण के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि सालों की नोकझोंक विपक्ष के आरोपों के बाद जबलपुर को विकास के पंख मिलने वाले हैं। मंत्री सिंह ने यहां भी बताया कि जबलपुर को एक बड़ा गांव कहा गया था, यहां उन लोगों के लिए करारा जवाब है। वहीं मदन महल से रानीताल दमोनाका चौक तक मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर का भव्य शुभारंभ 23 अगस्त को होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ जनप्रतिनिधि उपस्थित होंगे। जी भी आज का जो मैं ऐसा मानता हूँ नीचे कर ले यार भाई कि जबलपुर को एक बहुत बड़ी सौगात मिले। इसमें केवल 2 दिन का समय बाकी बचा है और 10 साल का जबलपुर का संघर्ष अंततः रंग लाया है। 2004 के अपने घोषणा पत्र में जबलपुर में फ्लाईओवर बने
ये संकल्प लिया था, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो इतना बड़ा फ्लाईओवर तो दूर की बात है, 10 करोड़ रुपए के काम की भी कठिनाइयां होती थी। लेकिन जैसे ही 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पंख लगना शुरू हुए, माननीय गडकरी जी भूतल परिवहन मंत्री बने, तो वे जबलपुर, मैंने उन्हें आमंत्रित किया था, वे जबलपुर आए और एक बैठक हमारे ही निवास पर हुई थी, जिसमें जबलपुर के डेवलपमेंट को लेकर सारी चर्चाएं थी। उसमें ये फ्लाईओवर, जबलपुर में रिंग रोड और जबलपुर से अमरकंटक होते हुए बिलासपुर का नेशनल हाईवे, रोपवे हमने उसमें बाद में जुड़वाया और लॉजिस्टिक पार्क भी बाद में जुड़वाया। तो उस समय पर फिर ये तय हुआ, ये बात है 2016 की, लेकिन 2016 में जब ये तय हुआ था तो ये मानकर ये घोषणा हुई कि ये नेशनल हाईवे है, लेकिन लगभग 5 महीने के बाद केंद्र में ये सूचना गई कि ये नेशनल हाईवे तो पहले था, अब नहीं है, और यहाँ से फिर संघर्षों की कहानी शुरू हुई। अंततः पूरा जबलपुर उसको लेकर एक था, सभी जनप्रतिनिधि एक थे, और हमने मिलजुल कर ये तय किया कि इसको करना ही है। और माननीय गडकरी जी का मैं ऐसा मानता हूं कि जितना सहयोग रहा है, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, माननीय गडकरी जी भूतल परिवहन मंत्री नहीं होते, तो ये हमारे लिए एक सपना ही रहता। और तब जाकर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर पे हम आगे बढ़ पाए। फिर कांग्रेस की सरकार आई, उस समय बहुत रुकावटें आई, और पहले ये बलदेव बाग तक स्वीकृत होना था, इसको दमो नाका तक ही, लेकिन त्रुटिवश वो बलदेव बाग तक स्वीकृत होकर रह गया। फिर शायद सीआरएफ के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ होगा, एक तो देश में इतना बड़ा केबल स्टे ब्रिज जो रेलवे स्टेशन के ऊपर है, अकेला ही है, और सीआरएफ की राशि से बनने वाला इतनी बड़ी लागत का ये ब्रिज भी देश का अकेला है। और फिर वो भी एक और संयोग जुड़ा कि जब बलदेव बाग से दमोह नाका तक इसको आगे एक्सटेंशन करना था, तो आमतौर पर सीआरएफ के कामों में संशोधन नहीं होते हैं, लेकिन संशोधन के उपरांत वो भी इसमें जोड़ा गया। फिर अनेकों बाधाएं आईं, कुछ लोग अदालतों में गए, माननीय न्यायालय ने उसमें सुनवाइयां शुरू की, काफ़ी समय उसमें निकला। अंततः माननीय न्यायालय ने उसको पाया कि ये बनना आवश्यक है, और इस तरह से रुका हुआ काम फिर से शुरू हुआ। तो एक लंबी यात्रा इस फ्लाईओवर की है, लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जिस जबलपुर को कभी बड़ा गांव कहा जाता था, 2004 में जब मैं सांसद बना तो उस समय एक बड़ी खबर लगी थी एक अखबार में, जबलपुर एक बड़ा गांव। अंततः आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर यहाँ पर बन रहा है, बन चुका है। देश का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज इसमें है, देश की सेकेंड लार्जेस्ट रिंग रोड यहाँ बन रही है, जिसमें लॉजिस्टिक पार्क होंगे, रोपवे यहाँ पर होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर हम कहें तो जबलपुर के विकास को पंख लगे और जबलपुर आज महानगर के स्वरूप में दिखाई दे रहा है, और ये वास्तव में जबलपुर की जनता का आशीर्वाद है और जबलपुर के सभी जनप्रतिनिधियों की एकजुटता है, जिसका ये सुखद परिणाम यहाँ देखने को मिल रहा है। भाई साहब, लोकार्पण कितना भव्य होने जा रहा है इसका? 23 तारीख को देश के भूतल परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी पधार रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी रहने वाले हैं, हमारे प्रभारी मंत्री जी भी इसमें रहने वाले हैं, कुछ और भी जनप्रतिनिधियों के आने की संभावना इसमें अभी है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर हम कहें तो ये 3 लोग तो निश्चित हैं जो उस दिन रहने वाले हैं। माननीय गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे, और हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी होंगे। और मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पिछले 2 सालों में इसमें कहीं कोई रुकावट आने नहीं दी गई। पहले माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जब इसका काम प्रारंभ हुआ, तब भी हमें भरपूर सहयोग इसको लेकर मिला है। तो हम कहें तो
भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, इस संकल्पना को तभी पंख लग पाए जब इन दोनों सरकारों ने पूरे सहयोग के साथ इसको आगे बढ़ाया। जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देशन में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी थानों से निगरानी गुंडा बदमाशों की गुंडा परेड पुलिस ग्राउंड में कराई गई। वहीं उप पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गुंडा परेड में सभी निगरानी गुंडा बदमाशों से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, दैनिक जीवन की कार्यशैली के साथ अन्य किसी अपराध की ओर तो अग्रसर नहीं है। समाज के प्रति इनकी उदारता कैसी है, एक अच्छा संदेश स्थापित हो और दोबारा अपराध की ओर ना बढ़े। इन्हीं सब बातों के द्वारा गुंडा बदमाशों से जानकारी साझा की गई। इस गुंडा परेड में शहर और ग्रामीण के सभी 22 थानों से कुल 1300 के लगभग गुंडा बदमाश सम्मिलित हुए थे। जी सर, आज यहाँ गुंडा परेड कराई गई है, क्या कैसा है? शहर के सभी थानों के जो गुंडा और निगरानी बदमाश हैं, उसकी पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय सर के मार्गदर्शन में इनकी एक गुंडा परेड कराई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो भी गुंडा और निगरानी सूची में जो व्यक्ति हैं, उनकी यहाँ उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। उपस्थिति सुनिश्चित कराने के साथ ही साथ इन सभी से इनके गुजर बसर के बारे में पूछा जाता है। ये क्या काम कर रहे हैं, कौन सा धंधा कर रहे हैं और ये किसी गलत कार्य में तो संलग्न नहीं है। इन सारी बातों की जानकारियाँ जुटाई जाती है और इनकी कोई स्वयं की तो कोई समस्या नहीं है, उसके बारे में भी जाना जाता है। और पूरा इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो ये गुंडा और निगरानी सूची के व्यक्ति हैं, ये कोई गलत कार्य में संलग्न ना हो, समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास करें, समाज में शांति स्थापित करें और इस पूरे परेड से ये सीख के जाएं कि इनको समाज की मुख्य धारा में जुड़ना है और समाज कभी भी अब अपराध की ओर मुख नहीं मोड़ना है, हमेशा अपराध से दूर रहने का प्रयास करें। इसी तरह की बातें यहाँ पर इनको सिखाई जाती हैं। इसमें ये भी कुछ लोगों का कहना था कि वो 18 साल और 12 साल से उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा उनका गुंडा एक्ट में नाम नहीं काटा गया। कभी कभी उनको लगता है कि उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बीच बीच में कई अपराध में वो संलग्न रहते हैं, उनको जानकारी का अभाव रहता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो लगातार 5 साल 7 साल 10 साल से अपराध नहीं कर रहा है और अगर वो रिप्रेजेंट करेगा तो उसका एक प्रावधान है कि उसमें थाने की ओर से पुलिस अधीक्षक को प्रतिवेदन आता है और उसके नाम पृथक करने की कार्रवाई नियमानुसार की जाती है। सर, यहाँ जो गुंडा परेड कराई गई तो केवल शहरी थाना क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्रों से भी इनको बुलाया गया? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी दूर है तो वहाँ पर थानों में ये परेड हो रही है और शहर में पास में थाने होते हैं, लोग यही शहर के अंदर होते हैं, तो इसलिए सभी को एक साथ यहाँ पर पुलिस लाइन ग्राउंड में आज गुंडा परेड के लिए इनको बुलाया गया है। सर, लगभग कितनी संख्या में ये गुंडा एक्ट? सभी अगर 22 थानों को मिला देंगे गुंडा और निगरानी बदमाश को तो लगभग ये 1200-1300 लोग होते हैं जिनको यहाँ पर एक साथ बुलाया गया है।